नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताएंगे, ठीक है, और इसको डीप में समझाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने शोध तो किया था 1958 में, है ना। 1958 में उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पर शोध शुरू किया था, इसलिए इसमें सन 1958 लिखा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया वह 1969 में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1969 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। 1969 में उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन 1958 में क्या किया था? उन्होंने शोध किया था, ठीक है। अब देखिए, शोध कैसा शोध किया था? उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर, 10 से 16 वर्ष के किशोर बच्चों पर अध्ययन किया, है ना। नैतिक दुविधाओं के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि बच्चे सही गलत का निर्णय कैसे लेते हैं, ठीक है। और इसी नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तुत किया था, है ना। चलिए आप ये इसे समझते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, तो उसमें सन 1969 लिखना है ना। 1969 में प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखिए, नैतिकता, सबसे पहले मोरलिटी समझ लीजिए, ठीक है, कि नैतिकता होती क्या है ना। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले इसको जान लीजिए। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है, और इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है ना। आ गई नैतिकता की परिभाषा समझ में। जैसे कोई भी छोटा बच्चा शिशु होता है, उसे क्या समझ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। जो कुछ भी सीखता है वह जैसे परिवेश में रहता है, तो उसी परिवेश में, उसी वातावरण में अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, अपने पास पड़ोस से सब कुछ सीखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। चलिए आगे देखते हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स नैतिकता का जो सिद्धांत है उसके बारे में। देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था, स्टेज थ्योरी भी कहा है ना, अवस्था सिद्धांत भी कहा है। देखिए, यह क्वेश्चन बन सकता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है और उन्हें सार्वभौमिक यूनिवर्सल माना है। अब देखिए, उन्होंने 6 अवस्थाओं में तो प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर ऑप्शन में 6 न दिया हो तो इसमें 3 लगा देना, क्योंकि मुख्य जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं और जो उप अवस्थाएं हैं वो 6 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक अवस्था की 2-2 अवस्थाएं हैं, है ना। 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो प्रत्येक की 2-2 अवस्थाएं हैं, ठीक है। और उन्हें सार्वभौमिक यूनिवर्सल माना जाता है। सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल माना जाता है, ठीक है। सार्वभौमिक का तात्पर्य, देखिए इसमें यूनिवर्सल की परिभाषा भी दी गई है। सार्वभौमिक का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी बच्चा हो, वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है ना। चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वह बुद्धिमान बच्चा हो, चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे उत्कृष्ट बच्चा हो, चाहे कमजोर बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, वह उस सभी बच्चा इन 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता ही है। इसलिए इसे, इस सिद्धांत को यूनिवर्सल माना गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप शुरुआत में 1958 लिखा है तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 1958 में जो उन्होंने बताया है, 1958 में उन्होंने उस शोध की नींव रखी थी, ठीक है।
क्योंकि 1958 में उन्होंने क्या रखी थी, उस शोध की नींव रखी थी। ठीक है, कि 1958 से उन्होंने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे उसको व्यवस्थित तरीके से जमा करके, व्यवस्थित तरीके से लिख करके और फिर प्रस्तुत किया, है ना। 1969 में उन्होंने प्रस्तुत किया। चलिए आगे देखते हैं। यह तो समझ लिया, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि मान के चलो काउंटिंग हो गई, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये क्रम तो निश्चित है ना, इनको बदला थोड़ी ना जा सकता है। या फिर कोई आगे कोई भी वैज्ञानिक होगा या कोई भी इसको बदल, इस नियम को बदल सकता है कि नहीं भैया, 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 7 आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये जैसे हैं ज्यों की त्यों रहेंगे। इसी तरह नैतिक विकास की अवस्थाएं भी निश्चित क्रम में आती हैं, है ना, निश्चित क्रम में आती हैं और इस क्रम को बदला नहीं जा सकता, है ना, यह क्रम फिक्स है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। जो सबसे लास्ट स्टेज होती है उसमें बच्चे बहुत कम पहुंच पाते हैं उस स्टेज में। देखिए, नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इसको 3 स्तर पर रखा है ना। क्या रखा है, उन्होंने 3 स्तर पर रखा है और प्रत्येक 3 स्तर की 2-2 स्टेज है ना। ये तीनों जो तीनों स्तर है, इसकी 3-3 तीनों की 2-2 अवस्थाएं है ना, प्रत्येक की 2 अवस्था है। जैसे कि अब देखिए, फर्स्ट अवस्था, पहली पहली कौन सी है, पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, तो इसकी 2 अवस्थाएं हैं, ए आज्ञा एवं दंड की अवस्था और बी अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो और स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट। ठीक है, 2 अवस्थाएं हैं, चलिए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहले अवस्था में पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद आगे विस्तार में बताएंगे। अब देखिए, ये दूसरी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था में क्या दिया गया है, परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज, है ना। पहली कौन सी है, प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रोसिएशन, सॉरी एप्रेसिएशन। और दूसरी क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था और प्रशंसा की अवस्था। चलिए तीसरी अवस्था देख लेते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी दी गई है, तीसरी अवस्था, सॉरी यहाँ पर 3 लिखना था, यहाँ 30 नहीं है, 3 है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए जब तक समझाते हैं तो इसको मिटा देते हैं। सॉरी, देखिए यह तीसरी स्टेज है। ठीक है, उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, कौन सी स्टेज है, उत्तर परंपरागत अवस्था, ये है उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, चलिए पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ए पहली दी गई है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी दी गई है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। पहली कौन सी, सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंटरेक्शन स्टेज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। चलिए अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या दिया गया है, पूर्व परंपरागत अवस्था जो दी गई है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है, तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है जब बालक बाहरी तत्व
या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कॉन्वेंशनल स्तर की कही जाती है, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था कही जाती है। देखिए, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कॉन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसी अवस्था की उम्र देख लीजिए कि पूर्व परंपरागत अवस्था प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो यह होती है 4 से 10 वर्ष के बीच होती है। कैसी होती है? 4 से 10 वर्ष के बीच इसकी अवधि होती है। ठीक है, चलिए, 4 से 10 वर्ष की इसकी अवधि होती है। ठीक है, और अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है, देखिए, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और इसकी एज कितनी होती है? 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व परंपरागत अवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब इसको समझ लेते हैं विस्तार से। ठीक है, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, ठीक है, जैसे कोई बाहर घटना होती है या कुछ भी, तो वह उसी के आधार पर वह नैतिक तर्क शक्ति प्री कॉन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। ठीक है, चलिए इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं। इसकी अवस्थाएं कौन सी दी गई हैं? पहली अवस्था, पहली अवस्था में क्या दिया गया है? पहली अवस्था में दिया गया है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट। इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है। बंद के व्यय, देखिए, बालक का व्यवहार दंड के, है ना, दंड लिखा है यहाँ पर, बंद नहीं है, दंड के, व्यय भी नहीं है यहाँ पर, दंड के मतलब दंड पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। जैसे कि अगर बच्चा गाली देता है, ठीक है, और गाली देता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा गाली दे रहा है और अगर उसे पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, या उसके गार्जियन उसको पनिशमेंट देते हैं या टीचर पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, तो वह बालक उनके सामने अच्छे से व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर मैंने गाली दी तो क्या होगा, मुझे दंड मिलेगा, है ना, इसके लिए मुझे सजा मिलेगी, इसलिए वह अच्छा व्यवहार करता है। अब दूसरा क्या है? इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है ना। इस अवस्था को क्या माना जाता है? बच्चों को मतलब दंड की अवस्था को ही क्या माना जाता है? नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। बच्चे दंड के द्वारा क्या करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं कि जब तक उनको दंड ना दिया जाए तब तक वो उल्टा सीधा काम ही करते रहेंगे, है ना। चलिए आगे, अगला देखते हैं। अब क्या है इसमें? अगले में दिया गया है, बच्चा सोचता है कि सॉरी, यहाँ फिर से बंद आ गया है, बंद नहीं है, दंड है। दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर उससे कहा गया कि तुम होमवर्क करके लाना, या उसके गार्जियन ने कहा कि तुम कुछ भी काम करने के लिए कहा, अगर वह मना करेगा तो उसको सजा मिलेगी, डांट, है ना, डांटेंगे, तो वह डर के कारण वह क्या करता है? आदेश का पालन करता है ना। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है। जैसे कि अगर उसको पुरस्कार दिया जाए तो वह समझता है कि मैंने अच्छा काम किया है, और अगर उसको दंड दिया जाए तो वह समझता है कि मैंने गलत काम किया है। इस आधार पर वह निर्णय लेता है कि यह सही है और यह गलत है, दंड के आधार पर। चलिए अब अगली अवस्था देखते हैं, अहंकार की अवस्था। ठीक है, अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, है ना। क्या है? स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो में क्या दिया गया है? स्टेज ऑफ ईगो में दिया गया है
इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है ना। अब अहंकार की अवस्था ये होती है, जैसे कि कोई बच्चा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। जैसे कि बच्चा कोई बच्चा खेल के लिए मचल गया, तो जब तक उसको वो खेल नहीं मिलेगा तब तक वह शांत नहीं बैठेगा, तब तक वह उल्टा सीधा व्यवहार ही करता रहेगा, है ना। तो वह अपनी इच्छा, स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है ना। उसे लगता है कि कह वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, है ना। वह वह समझता है कि जैसे कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो, है ना। तो लेन देन अर्थात हम दूसरे की इच्छा पूरी कर दे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, वह ऐसा सोचता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या क्या नहीं है, यहाँ पर या है, झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता है, उसे अनैतिक नहीं समझता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को मतलब कोई बच्चा अगर झूठ बोलता है तो और उसे लगता है कि मैं झूठ बोलने से बच जाऊंगा या झूठ बोलने से मुझे सजा नहीं मिलेगी, तो वह समझता कि मैंने अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि मुझे सजा नहीं मिली, है ना। तो वह इसे अनैतिक नहीं समझता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे दिया गया है परंपरागत अवस्था, ठीक है। परंपरागत अवस्था कन्वेंशनल स्टेज, है ना। क्या दिया गया है, कन्वेंशनल स्टेज। इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी अवधि होती है 10 से 13 वर्ष की अवधि होती है। कितनी होती है, 10 से 13 वर्ष के बीच इसकी अवधि होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जो परंपरागत स्तर होता है या परंपरागत अवस्था होती है, तो जो उनके मम्मी पापा सिखाएंगे, जो उनके मम्मी पापा बताएंगे, है ना, तो वही बच्चा सीखता है कि क्या सही है। इसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा दूसरों के द्वारा समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए कैसा समझने लगते हैं, आगे देखते हैं। पहली अवस्था जो कॉन्वेंशनल स्टेज है, उसकी पहली अवस्था क्या है, प्रशंसा की अवस्था। क्या दी गई है, प्रशंसा की अवस्था, ठीक है। प्रशंसा की अवस्था में क्या दिया गया है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। अगर वह कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसे लगता है कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, मम्मी पापा मेरी प्रशंसा करेंगे, शिक्षक मेरी प्रशंसा करेंगे, है ना। वो इसलिए वह अच्छा काम करता है। अब दूसरा देखिए, इसमें बालक समाज को अच्छा समझने सॉरी इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके, है ना। उसे लगता है कि हमारे पास पड़ोस के जो आंटी अंकल हैं वह हमारी दादा दादी हैं, वह हमारी प्रशंसा करेंगे, मैं अगर अच्छा काम करूंगा, तो इस प्रकार वह प्रशंसा के लोभ में या प्रशंसा पाने के लिए, अपनी खुद की प्रशंसा करवाने के लिए वह अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे काम करता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। देखिए इसमें नैतिक अनैतिक नहीं है, यहाँ पर नैतिक है, गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर नैतिक है, वह उस व्यवहार को ही नैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। अगर किसी ने किसी काम के लिए उसकी प्रशंसा करती तो वह मानेगा मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा बोला, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। देखिए जो इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, तो उसके समाज से
स्वरूप समाज से और परिवेश से निर्धारित किया जाता है ना। मतलब समाज में समाज के संपर्क में आ जाता है बच्चा। समाज के संपर्क में आने से तो समाज के परिवेश ही उसे निर्धारित करते हैं। आसपास के पास पड़ोस के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ यह बच्चा सही है ना, सही गलत की पहचान करने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली स्टेज देखते हैं। इसी की कॉन्वेंशनल स्टेज की अगली स्टेज है जो कौन सी है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है, अब क्या दिया गया है, इसमें दिया गया उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। ठीक है, किस पर आधारित होती है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जैसे कि नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। कुछ कानून बनाए गए हैं, है ना, तो कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से और कर्तव्यों पर आधारित होती है यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है ना। इस अवस्था में जो बालक होता है तो वह समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। अगर कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो वह उसको अच्छा समझेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। अगले में क्या दिया गया है, अगले में दिया गया है इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को, जैसे कि समाज में कुछ नियम होते हैं, है ना, तो अगर उनके विरुद्ध जाकर वह काम करेगा, जैसे कि चोरी करना, है ना, किसी से गलत बोलना, तो वह समझता है यह अनैतिक है ना, वह समझने लगता है कि यह अनैतिक है। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेज देखते हैं। लास्ट स्टेज में क्या दिया गया है, लास्ट स्टेज में दिया गया है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए लास्ट स्टेज उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, है ना। उत्तर परंपरागत स्तर, इसकी अवधि कितनी होती है, इसको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है या दो उपावस्थाओं में बांटा गया है। तो इसकी अवधि 13 वर्ष से ऊपर होती है। कैसी होती है, इसकी अवधि 13 वर्ष से ऊपर होती है, 13 वर्ष से ऊपर की अवधि होती है ना। अब देखिए कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यह बताना था। सिद्धांत तो बता दिया था मैंने पहले कि इन्होंने कब प्रस्तुत किया था और कब इसके बारे में नींव रखी थी। 1998 और प्रस्तुत किया था कब, 1969 में इन्होंने प्रस्तुत पूरा व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करके दिया था। ठीक है, 1969 में। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, यह अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं, प्रश्नों में क्या दिया गया है। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक चरणों, तर्क के नैतिक चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बी सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास, और सी गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, और डी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा।
बताइए क्या। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गुड गर्ल गुड बॉय, अच्छा लड़का अच्छा अच्छी लड़की, है ना, इसका यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माता पिता पर आप पर गर्व होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? ए व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं और डी संभावित सजा शामिल। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए व्यक्तिगत मोड़ होगा पूर्व पारंपरिक। देखिए जो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है वो क्या है? वो तो सजा पर है, दंड एवं आज्ञा पालन पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित सजा शामिल है। क्या है? संभावित सजा शामिल है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? बताइए सही अर्थों में नैतिकता की जो अनुपस्थिति को दर्शाता है वह कौन सा स्तर है? ए स्तर 3, बी स्तर 4, सी स्तर 1 और डी स्तर 2। बताइए कौन सा स्तर दर्शाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्तर 1। यह कोहलबर्ग का सिद्धांत सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अनुपस्थिति को, सही अर्थों में अनुपस्थिति पूछा गया है कि अनुपस्थिति को दर्शाता है, उपस्थिति नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। ए सॉरी यहाँ पर ये लिखना था, काले किया। व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देना। बी नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। सी व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना। डी धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है, तो नैतिक मूल्यों को जन्म कौन दे सकता है? देखिए नैतिक मूल्यों को देखिए व्यवहार कैसे करें इस पर सख्त निर्देश देना, यह तो व्यवहार के स्पष्ट नियम से करना। नियम कानून से नैतिकता नहीं आती। धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना, यह भी सही नहीं हुआ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर होगा कि नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके 5 ही क्वेश्चन करवाए हैं और बाकी मैं थ्योरी मतलब एमसीक्यूज में करवा दूंगी। ठीक है, चलिए कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए हैं। बी कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभव जन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। सी कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। और डी कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। बताइए क्या है इसका सही आंसर? देखिए इस सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, वो यही आलोचना है। उन्होंने प्रस्ताव नैतिक तर्क का विकासात्मक दिया है। कोहलबर्ग ने किसी अनुभवजन्य आधार पर सिद्धांत का प्रस्ताव ही रखा है। नैतिक विकास के स्पष्ट चरण भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया है? कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। यही इसकी आलोचना होगी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, इसलिए इस